If you know about the basics of Python then you can skip this video। और ये इसका पार्ट भी मैंने 2.5 इसलिए बनाया है ताकि जिसको पाइथन की बेसिक्स नहीं आती या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता है लेकिन पाइथन का नहीं पता तो उसके लिए ये एक सिंपल शॉर्ट सी वीडियो होगी। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं दिखा दूंगा कि पाइथन वर्क कैसे करती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने नहीं किया हुआ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स तो पाइथन का स्पेशली आप कर लें और बेसिक्स की नॉलेज ले लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, लूप्स क्या होती हैं, और क्लासेस और फंक्शंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पाइथन अगर डाउनलोड करनी है सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी जो, तो पाइथन की वेबसाइट में जाके सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और जिस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है इसको बहुत इजी स्टेप में डाउनलोड कर लेना है। बस एक बार मेक श्योर करनी है कि एट द आफ्टर आफ्टर द इंस्टॉलेशन ये आपसे पूछेगा कि क्या पाइथन को आपने पूरे सिस्टम पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करना है, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा वरना आपको कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो जब अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो बेसिकली आपने सिंपल जो हम फ़ोल्डर में काम कर रहे थे मैं उधर ही एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेस्ट का नाम रख लेते हैं। और अब क्योंकि ये पाइथन की फ़ाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन होगी py। तो इससे कंपाइलर को पता लग गया कि ये पाइथन की फ़ाइल है और इसमें मैं जो भी कोड लिखूंगा वो देखें बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो में पाइथन की एक एक्सटेंशन डाउनलोड है जिससे ये एरर्स वगैरह मुझे बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने कोड में। तो बेसिक्स से मैं शुरू करता हूँ। तो पाइथन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कोई भी सिंटैक्स नहीं है इसमें। अगर आपने पहले कोई सिंटैक्स वाली लैंग्वेज यूज़ की है फॉर एग्जांपल जैसे सी प्लस प्लस और सी और जावास्क्रिप्ट तो उसमें ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और पाइथन में ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होती। तो शायद उसमें मसला भी आ सकता है, आपको आदत होगी ब्रैकेट्स यूज़ करने की। तो सबसे पहले वेरिएबल्स से स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले बस प्रिंट हर किसी को पता है पाइथन में कुछ भी प्रिंट करने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। तो इसको बस अगर मैं यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करूँ और कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में तो ये रन होगा। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूँगा ये टर्मिनल खोल देगा और मुझे मेरा प्रोग्राम का आउटपुट दे देगा। तो इसने यहाँ पे हेलो मुझे प्रिंट करके दे दिया है। प्रिंट का बेसिकली फंक्शन कोई डेवलपमेंट से मकसद नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि प्रिंट ने सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल पे शो होना है। तो इसके बाद वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको पहले या तो वार या फिर जैसे जावास्क्रिप्ट में लेट हम डिफ़ाइन करते हैं या फिर आप डाटा टाइप बताते हैं किसी चीज़ की, फिर आप उसका वेरिएबल का नाम देते हैं, फिर आप उसको वैल्यू देते हैं। तो पाइथन पे ये सब कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का नाम देना होता है और उसको आपने एक वैल्यू असाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल वो इंटीजर है, ये खुद ही इसको देख लेगा ये किस टाइप का डाटा टाइप है, उसी टाइप को अपने अंदर स्टोर करवा लेगा। अगर मैं यहाँ पे 4.5 दे देता हूँ इसको पता लग जाएगा ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर मैं डबल कॉमास के अंदर कोई एक स्ट्रिंग दे देता हूँ या फिर कोई भी वर्ड हम दे देते हैं तो उसको पता लग जाएगा ये एक स्ट्रिंग है या एक टेक्स्ट है। और टेक्स्ट हमेशा डबल कॉमास के अंदर होता है वेरिएबल्स के अंदर। इसी तरह बूलियन डाटा टाइप्स भी हैं फॉर एग्जांपल ट्रू या फिर फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स में टी और एफ बड़ा होता है पाइथन में। और ये बेसिक सी वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इनको यूज़ करके दिखाऊं तो नाम वही कन्वेंशन जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ होती है। तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। पहला मैं इंटीजर बना लेता हूँ, दूसरे को मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट बना लेता हूँ। और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स में मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस आपको एक स्ट्रक्चर सा बता रहा हूँ कि पाइथन में यूज़ कैसे होता है हर चीज़। आई होप कि आपको प्रोग्रामिंग से थोड़ी बहुत लिंकिंग होगी कि किस तरह काम करती है। ओके, तो इसको एक स्ट्रिंग दे देते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नेम। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ सबको। तो प्रिंट में क्या होता है कि डबल कॉमास में जब हम लिखते हैं तो एज इट इज़ चीज़ प्रिंट हो जाती है जैसे हेलो प्रिंट हुआ था। लेकिन अगर हमें कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो वो हम वेरिएबल का डायरेक्टली नाम लिख देंगे और डबल कॉमास यहाँ पे हम नहीं लगाते। और अगर हमने फॉर एग्जांपल कुछ टाइप भी करके लिखना है फॉर एग्जांपल वेरिएबल वन और यहाँ पे हम डबल कॉमास ख़त्म कर देंगे और एक कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम दे देंगे तो ये इस तरह शो होगा कि वेरिएबल वन कोलन फोर, इस तरह इसकी वैल्यू शो होगी। कॉमा भी लगा सकते हैं और प्लस भी लगा सकते हैं, दोनों का एक ही काम है। तो
इसी तरह बाकियों के भी कर लेते हैं। 4 वेरिएबल्स बनाए थे हमने, तो इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, और इसको भी जैसी वैल्यूज़ ऊपर हमने वेरिएबल्स की बनाई थी वही कर लेते हैं। रन करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो यू कैन सी वेरिएबल्स उसने बना दिए थे, वही चीज़ उसके अंदर आई है। ट्रू फॉल्स वैसे 0 1 में आते हैं यहाँ पे ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि मैं इसको प्रिंट एफ में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके वेरिएबल्स के बाद जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ लिस्ट, डाटा स्ट्रक्चर जो जिसमें आ जाती हैं। तो लिस्ट सिंपल, अगर आपने अरे पढ़ी है तो लिस्ट सेम टू सेम वही होती है। लिस्ट करती क्या है, बस ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक वेरिएबल के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम वेरिएबल में क्या कर रहे थे, सिंपल वेरिएबल में हम फॉर एग्जांपल 5 स्टोर कर रहे थे या कोई वैल्यू स्टोर कर रहे थे, लेकिन ये सिंगल वैल्यू थी। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, और हर वैल्यू कॉमा के साथ सेपरेटेड होगी। किसी भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं। स्ट्रिंग हो सकती है, बूलियन हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आता है पाइथन में। बेसिकली प्रोग्रामिंग में तो यूज़ ही इसका होता है। तो ये एक लिस्ट है, मैं बस इसको एक दफ़ा प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँ और यहाँ पे सिंपल इस लिस्ट का नाम लिख दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी लिस्ट को प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद लिस्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है डिक्शनरी का। डिक्शनरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी एक वेरिएबल का नाम देते हैं, और उसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट्स में हम वैल्यूज़ देते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, अगर आपको जेसन फॉर्मेट का पता होता है तो ये सेम टू सेम वही है। ये रिटर्न करने के लिए यूज़ होता है कोई की वैल्यूज़ के साथ डाटा। की वैल्यूज़ का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ किसी एट्रीब्यूट को, और उसकी वैल्यू मैं इसके आगे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह कॉमा लगा के मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर लिखता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का जो ओरिजिनल वैल्यू होती है पाइथन की वो लिखता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी में ये जो वैल्यूज़ है राइट पे होती हैं, और उनका की या फिर उनका आप समझ लें जो स्टोर करने का नाम है वो लेफ़्ट पे होता है। अब डिक्शनरी को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट लिख के डिक्शनरी लिखता हूँ, और मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए इस डिक्शनरी में से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे डबल कॉमर्स में जो डिक्शनरी के अंदर एट्रीब्यूट का नाम था सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अली आया है। अगर मैं इसमें नंबर डाल दूँ तो मेरे पास नंबर आ जाना चाहिए, जैसे कि ये है। दोनों मैंने करने हैं तो मैं अगेन कॉमा लगा के आप दोबारा डिक्शनरी कर सकते हैं, और यहाँ पे नेम रख सकते हैं। वैसे तो इसको अगर आप डायरेक्टली डिक्शनरी ही लिख दें तो ये इकट्ठे ही सब कुछ शो करवा देगा, जैसे लिस्ट ने शो करवाया था। ये पता नहीं क्यों आ रहा है। तो जैसे कि ये है, आई होप कि डिक्शनरी और लिस्ट बहुत मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली फॉर जेंगो। तो ये आपने ध्यान से देख लेने हैं, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि इफ़ एल्स, और इनमें थोड़ा सा पाइथन में सिंटैक्स का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट करती क्या है, इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले आ जाते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो तभी उस इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ए मैंने रखा है 5, एक वेरिएबल है। अब इफ़ से मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर इफ़ जो है वो इक्वल है 5 के। अच्छा, अब ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पे जो इक्वल है ये आपका इक्वल टू का ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर्स को आप पढ़ लीजिएगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब आगे इसमें हम एक कॉलन लगा लेते हैं इफ़ के अंदर, जब हम कंडीशन लिख लेते हैं और एंटर दबाते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें एक टैब की स्पेस है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे हम कंडीशन को सर्कल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के इफ़ की सारी स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बगैर किसी ब्रैकेट्स के काम होता है। कॉलन लगाते हैं और टैब से ये देख लेता है कि इफ़ स्टेटमेंट कौन सी आ रही है, लूप कौन सा आ रहा है। इनर इफ मतलब नेस्टिंग भी होती है इफ की, वो टैब आपको टैब से देखनी होती है। तो इसका ख्याल रखना होता है पाइथन में।
तो मैं कहता हूँ कि अगर 5 की इक्वल है तो मैंने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि कंडीशन ट्रू है, और नीचे मैं, अब इफ़ को मैंने ख़त्म करना है, मैं वापस आ जाऊँगा, टैब स्पेस के नीचे आ जाऊँगा, और अगर आप इफ़ के अंदर कुछ भी नहीं लिखते तो ये एरर देगा कि यहाँ से इसको पूरा नहीं हुआ। और अगर आप वैसे इसको खाली रखना चाहते हैं तो पाइथन में पास का एक फंक्शन है, वो आप कर लें तो कोई एरर नहीं आएगा। तो अभी के लिए मैं वही कर रहा हूँ जो मैं पहले कर रहा था, ये इफ़ की चीज़ है, और ये अब मैं इफ़ से बाहर निकल आया हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ़ एंडेड। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपकी प्रिंट हो गया ट्रू, और इफ़ एंडेड भी हो गया। अब ये क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि ए हमारे पास 5 था, कंडीशन हमारी ट्रू थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ, 6 लगा देता हूँ, अब तो ए 6 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसको नहीं चलना चाहिए। इसको अगर मैं अब रन करूँ तो वो नहीं चला। उसी तरह एक और कंडीशन है इफ़ एल्स की। इफ एल्स में क्या, सॉरी, इफ एल्स में क्या होता है कि अगर इफ की कंडीशन आपकी फॉल्स है तो एल्स वाला लाइंस ज़रूर चलेंगी। मतलब उसमें तो हो रहा था कि अगर इफ वाला फॉल्स है तो इफ तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर इफ फॉल्स है तो जो एल्स के नीचे जो भी लाइंस लिखी होंगी वो चलेंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉल्स है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे इसने फॉल्स लिखा है, क्योंकि ए की जो कंडीशन है वो फॉल्स है। तो इसने ये वाली लाइन प्रिंट नहीं की, इसने ये वाली लाइंस प्रिंट कर दी हैं, और नीचे वाली तो वैसे की वैसे ही आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ए की कंडीशन वैल्यू 6 कर दूँ, मतलब कंडीशन को अगर मैं ट्रू कर दूँ, तो अब एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, इफ़ वाला चल जाएगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रू हो गया है और फॉल्स वाला नहीं चला। उसी तरह एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता हो इफ़ एल्स का, तो पाइथन में सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें इफ़ एल्स नहीं लिखते, इसमें एल इफ़ लिखते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब एल इफ़ का क्या, एल्स, सॉरी, मैं खुद भी इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ कैसे बोल रहे हैं इसको। तो इफ एल्स का क्या मकसद है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस देखनी है, जैसे पहले आपने देखा कि ए अगर 6 है तो ये कर दें, फिर अगर आपने देखना है कि अगर ये फॉल्स होगी तो इससे आगे एक और कंडीशन देखी जाए कि अगर ए जो है वो इक्वल 7 की है, तब ये प्रिंट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिर्फ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, लेकिन इस पे पूरे पूरे पेज के प्रोग्राम भी आ सकते हैं इस इफ एल्स में। तो प्रिंट फॉर एग्जांपल ए इज 7। ठीक है, और अगर इन दोनों, ये दोनों ही अगर फॉल्स हो गए तो सिंपल एल्स वाला चलेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं A7 कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो क्या है, 6 पे इसने कंडीशन ट्राई की थी, फॉल्स हो गई, नहीं चला। इफ एल्स पे इसने कंडीशन ट्राई की थी, A7 था, कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो ये वाली चीज़ उसने प्रिंट कर दी, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आई होप कि ये भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन हो गया है इफ़ एल्स कैसे काम करती है। अगला कॉन्सेप्ट मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बस इसलिए कि बस अगर आप देखते भी रहेंगे ये तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इन जेंगो को सबसे काम लेना है। तो जेंगो पे मैं ज़रा हल्का हल्का समझाऊंगा, वहाँ भी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पाइथन काम कैसे करती है। उसके बाद फॉर लूप, सॉरी, वाइल लूप आता है सबसे पहले। लूप्स वैसे क्या होते हैं, लूप्स होते हैं किसी भी चीज़ को बार बार करने के लिए, और दो टाइप के लूप्स हैं पाइथन में, एक वाइल लूप है और एक फॉर लूप है, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। लेकिन इसमें फॉर लूप थोड़ा चेंज है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। वाइल लूप बिल्कुल सेम है। लूप इसमें वो वाला काम नहीं करती जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करती है, कि आपने हमेशा देखा होगा कि इस टाइप का थोड़ा सा सिंटैक्स होता है फॉर लूप का बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन इसमें इसका काम है ही नहीं इस तरह का। हाँ, रिपीट करने का ज़रूर है, लेकिन ये रिपीट करती है लिस्ट को, डिक्शनरीज को, या फिर एक सेट ऑफ डाटा को। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट एक बना रहा हूँ, ये वेरिएबल बना लेते हैं इसको, और लिस्ट में मैं कुछ डाटा रख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 सिंपल नंबर्स रख रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सिंटैक्स सही कर लेते हैं इसका। तो ये चार चीज़ें मैंने लिस्ट में रखी हैं। अब अगर मुझे इस पूरी लिस्ट से सही से काम लेना है, हर एक एलिमेंट से इसके काम लेना है, तब मैं क्या यूज़ करता हूँ, फॉर लूप यूज़ करता हूँ। अब पाइथन में दोबारा से फॉर लूप चेंज है थोड़ी सी,
तो इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। जेंगो में भी आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी अगर यहाँ पे समझ नहीं आती। अब हम फॉर के बाद एक वो वेरिएबल का नाम देते हैं जिसके ज़रिए हम इस पूरी लिस्ट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक इन लगाते हैं हम, जैसे फॉर एक आपका रिजर्व वर्ड है, इन भी एक रिजर्व वर्ड है। और इन लगा के हम उस चीज़ का नाम लिखते हैं जिसमें हमने लूपिंग करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे फॉर लूप लगाना है इस लिस्ट में, और इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को मैं, ये एक्स एक वेरिएबल है जिससे मैं एक्सेस करूँगा। फॉर एग्जांपल एक्स डॉट प्रिंट वगैरह सब कुछ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो कॉलन लगा के मैं लूप के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे बस क्या करना है, प्रिंट करना है, मैंने एक्स को करना है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल पहले लूप चली, इसके पहले एलिमेंट में आया, एक्स की वैल्यू जो है वो 12 हो गई है, तो 12 आपका प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब लूप चलेगी खुद ही ऑटोमेटिकली ये इस पे आ जाएगा इसका कंट्रोल, और एक्स की वैल्यू 432 हो जाएगी, तो 432 भी प्रिंट आपका हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वो 12 आया था, फिर 432 आया, फिर 42 आया, फिर दोबारा से 42 लिखा हुआ था तो उसने 42 लिख दिया है। इसी तरह इसको बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया कि जो x है वो प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x प्लस टू के, कि जो x की वैल्यू है वो ओरिजिनल x में दो ऐड हो जाएंगी और वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी। मतलब x कौन सा हो रहा है, जो इसने अभी वैल्यू पकड़ी हुई है अभी के लिए। फॉर एग्जांपल कि लूप फर्स्ट वाली एलिमेंट में है तो अभी x की वैल्यू 12 है, तो ये x की वैल्यू 14 हो जानी चाहिए। उसी तरह जब दोबारा लूप चलेगी तो 432 है, तो यहाँ पे वैल्यू 432 होगी, और जो 432 प्लस टू होगा तो वो 434 होगा, जो वापस से एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे पता है समझ कोई नहीं आ रही। तो बस आप ये करते रहें साथ साथ, ये बहुत इजी काम है, ये साथ साथ आता रहता है। इतनी जल्दी वैसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन ये बहुत इजी काम है, आपने घबराना नहीं है, बहुत इजी है। साथ साथ बस फॉलो अलोंग करते रहें तो आपको समझ आ जाएगी सारी। इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ थी उसमें टू ऐड हो गया है। और फॉर लूप का ये काम है कि ये जितनी भी लिस्ट होती है या फिर डिक्शनरी भी यहाँ तक कि कर लेता है एक्सेस, और सब कुछ एक ही साथ ये एक्सेस करवा के उसमें एडिट करवा सकता है। फॉर लूप का सबसे ज़्यादा यूज़ करना है हमने अपने, मैंने वाइल लूप तो यूज़ ही नहीं करता मैं, ठीक है। वाइल लूप का वैसे यूज़ नहीं होता पाइथन में इतना ज़्यादा, क्योंकि फॉर लूप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका जब हम यूज़ करेंगे आपको पता लगता रहेगा। ओके, तो इफ स्टेटमेंट होगी, लूप्स हो गई। तो एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि जैसे सी, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी या सी पढ़ी है, तो टॉप में हम क्या करते थे, हैश इंक्लूड stdio.h। तो वो हम क्या करते थे कि हम कुछ ना फाइल्स को इंपोर्ट करते थे अपने कोड के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर आपने कोई फाइल या कोई फंक्शन या फिर कोई क्लास या फिर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है अपने फंक्शन अपनी ये फाइल में, तो यहाँ पे यूज़ होता है इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ होता है, और इंपोर्ट के बाद उस फंक्शन का हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी एक फाइल में वो फंक्शन पढ़ा है तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम दैट फाइल इंपोर्ट दैट फंक्शन, ठीक है। या फिर फंक्शन या फिर क्लास जो भी इंपोर्ट करनी है, और अगर ज़्यादा फंक्शंस इंपोर्ट करने हैं तो कॉमा लगा के अगले फंक्शन भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और अगर ऐसा होता है कि वो किसी फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है और उसके भी अंदर एक फ़ोल्डर है, तो हम ऐसे करते हैं कि फ्रॉम फोल्डर डॉट उसके अंदर वाला जो फोल्डर है, फिर उसके अंदर जो फाइल है, और उसके अंदर जो फाइल थी उसके अंदर वाला हमने फंक्शन इंपोर्ट करना है, तो इस तरह हम इंपोर्ट करते हैं। डॉट का मतलब है पाइथन में कि वो इस वाली चीज़ के अंदर जाके कुछ चीज़ सर्च कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोल्डर था क्लास के नाम का, उसके अंदर सेक्शंस थे, उस सेक्शन के अंदर आपकी क्लास थी, और उस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट, आपका रिकॉर्ड था, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। इस तरह इसमें एक्सेस होता है। सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने यूज़ करना है इसलिए मैंने सोचा बता दूं अभी। इसके बाद काम आ जाता है मेन काम, फंक्शंस और क्लासेस। फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है कोड का जिसमें कुछ कोड लिखा होता है, और उसको आप कभी भी जब भी कॉल करते हैं तभी वो चलता है। फॉर एग्जांपल फंक्शन बनाते हैं कैसे हैं पाइथन में, def एक कीवर्ड है जिससे पता लग जाता है कि हम फंक्शन बना रहे हैं। फिर हम फंक्शन को एक नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं फंक्शन नेम रख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पता हो तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स कुछ देते हैं। यहाँ पे अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहा, बस मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अगेन कोलन लगा के बस हम हर चीज़ डिफाइन करते हैं पाइथन में, कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं।
अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे फंक्शन का काम क्या है कि इसने हेलो प्रिंट करवा देना है। बस इस फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी अगर मैं कोड रन करूँगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा। ये बस एक फंक्शन बनाया है, ये कॉल हुआ ही नहीं कभी। जब तक ये कॉल नहीं होगा ये काम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये फंक्शन तो बना ली है। अब इसका नाम लिख के अगर मैं इसको कॉल कर दूं, और यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल होता है तो सर्कल ब्रैकेट्स लगती हैं। अगर इसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो यहाँ भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। तो अगर इसको अब मैं रन करूँ तो अब आप देखें कि हेलो प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये जो मेन प्रोग्राम जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स जो हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी इनका नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और फंक्शन में क्या हो रहा है, ये इन्हीं वेरिएबल से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक सम का वेरिएबल और बन गया इसके अंदर, और ए प्लस बी कर रहा है ये सम। और हमेशा फंक्शन हमेशा कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है, अपने अंदर चीज़ स्टोर करता है। हमेशा प्रिंट एफ में वो काम नहीं करता। प्रिंट एफ ने तो यहाँ पे बस डाटा दे देना है, लेकिन अगर आपने इस फंक्शन से कोई डाटा जनरेट करवाना है, जैसे कोई मॉडल्स होते हैं एआई के, वो कुछ रिटर्न करते हैं फंक्शंस, तो वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, फिर वो काम करते हैं, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो रिटर्न क्या करना है? सम रिटर्न करना है इस फंक्शन ने। ये फंक्शन क्या कर रहा है? बस दो वेरिएबल्स ले रहा है और उनको सम कर रहा है, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, और वही वाला वेरिएबल जो उसने सम किया इन दोनों का उसकी वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। तो अब इसको काम कैसे करना है इस फंक्शन के साथ? तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, इनकी वैल्यूज हम तब देते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 और 7 दे दूं। अब मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो 5 स्टोर हो जाएगा ए में जाके, 7 स्टोर हो जाएगा बी में जाके, और ये जब दोनों ऐड होंगे ए प्लस बी, तो सम की वैल्यू 12 होनी चाहिए। और क्योंकि सम 12 रिटर्न करेगा और मैंने कुछ भी नहीं कर रहा इससे, तो अभी भी प्रोग्राम कुछ भी मुझे प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि मैंने प्रिंट एफ कुछ भी नहीं यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर लिया है, इस फंक्शन के पास सम की वैल्यू आ गई है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसी और मैं वेरिएबल में दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जी नाम का एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, तो इसके अंदर जो वैल्यू है वेरिएबल के अंदर वो इस पूरे की आ जाएगी। ये जो रिटर्न कर रहा है ना सम, मतलब जो भी ये रिटर्न कर रहा है, इस पूरी की वैल्यू इस जी के अंदर आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ जी को, तो यहाँ पे अगर मैं रन कर दूँ तो अब ये क्या कर रहा है, 12 शो करवा रहा है। और अगर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू चेंज शो कराएगा जैसे कि वो सम करके कर रहा है। तो ये डायनामिकली वैल्यूज़ जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं आर्गुमेंटेड फंक्शंस। तो जल्दी आगे बढ़ूंगा मैं मेन चीज़ों पे जो हमारी क्लासेस हैं। सबसे मेन चीज़, क्लासेस के बगैर हम काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चलती है सारी। एमवीसी मॉडल या फिर जेंगो को एमवीटी मॉडल कहते हैं, एक ही बात है, लेकिन जो मॉडल्स होते हैं वो क्लासेस से बनते हैं। और क्लासेस क्या होती हैं बेसिकली? अगर आपने डेटाबेस पढ़ी है तो उसमें एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आप बस समझ लें जो क्लास का नाम है वो उसकी एंटिटी का नाम है। फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है, और उसके अंदर जो उसके फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम है, सॉरी, स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब क्लास बनाने का क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई। अब मैं एक वेरिएबल, इसके वैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, वेरिएबल नहीं कहते, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने क्या कहा कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। तो इससे क्या होगा, अब मेरे पास स्टूडेंट का, इस स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, इस स्टूडेंट का नेम अलग होगा। उसी तरह अगर मैं एक नया स्टूडेंट बनाता हूँ स्टूडेंट टू के नाम से, उसका रोल नंबर अलग होगा, उसका नेम अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में थ्रू क्लासेस। अब इसको मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जो क्लास है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिफ़ॉल्ट मैं नेम दे रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है उसका नेम है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नेम दे देता हूँ, ओके। और उसका एक रोल नंबर है, और जितने चाहे मर्जी आप एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लें तो वो आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लास बन गई है। अब क्लास में हमने ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, उसको वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट कहते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं ना एक क्लास के,
उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है, टेबल है, कॉलम है, उसमें बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का वो टेबल है, तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर वगैरह बहुत चीज़ें आ रही होती हैं उसमें। तो हर स्टूडेंट का अलग नेम होता है, अलग रोल नंबर होता है। तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक सिंगल रिकॉर्ड एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब उस ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे है? फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट वन लिख रहा हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये इस मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट वन की नेम मतलब एक्सेस कर सकता हूँ, स्टूडेंट वन का नेम, रोल नंबर, जो भी मुझे एक्सेस करना है। और ये कैसे एक्सेस हो रहा है? स्टूडेंट वन था और स्टूडेंट वन के अंदर क्या था? नेम था। स्टूडेंट वन के अंदर रोल नंबर था। तो वो डॉट लगा के जितनी भी इसकी चीज़ें हैं वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बस कह देता हूँ कि प्रिंट जो स्टूडेंट वन है उसका नेम प्रिंट कर दो। अगर मैं इसको रन करूं तो इसने क्या प्रिंट किया है? शहीर प्रिंट कर दिया है। अब वैसे तो ये स्टैटिक मैंने वैल्यूज़ दी हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे जैंगो के अंदर उसमें स्टैटिक वैल्यूज़ नहीं होंगी। उसमें बेसिकली बस होता है कि जो नेम है वो एक कैरेक्टर फील्ड है, हम ऐसे बताते हैं, और उसमें सारी चीज़ें जाके डाटाबेस में स्टोर होती हैं। वो जब हम उस पर आएंगे तब आपको समझ आ जाएगी उसकी। अभी के लिए मैं इसमें एक चीज़ के दिखाना चाहूँगा। अगर वापस से इसको अपनी ओरिजिनल हालत में इसको ले आए। ओके, तो ये बस बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे पाइथन के। आई होप कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपने बस एक देख भी ली ना वीडियो, बहुत फ़ायदा हो गया इससे आपको। जेंगो में अगर हम जब काम करेंगे तो आपको कोई भी मसला नहीं आएगा उस पर। अब अगली वीडियो में हम जो पार्ट 3 होगा ओरिजिनली, उसमें हम जेंगो को इंस्टॉल करेंगे सिस्टम में और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो उसको मैं बता दूं मैं कि उसको एक ही दफ़ा करना है। वो थोड़ा ऐसा पार्ट है कि आपको याद करना पड़ेगा क्या किस तरह करना है। उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें बस आपने सेट करनी है चीज़ें। तो एक डायरी बनाइएगा, उसमें आप नोट करते रहें कि शुरू में जेंको को चलाना कैसे है। बस वो एक दफ़ा का काम है, फिर हमने बस प्रोग्रामिंग ही करते रहेंगे जेंको में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।